नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, जितने भी मैं फैक्ट इसमें बताऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसमें अभी कितना और समय है। यानी कि आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है अभी उसको आने में अभी कितना समय और लगने वाला है, ये आपको इस वीडियो देखने के बाद उम्मीद है समझ में आ जाएगा। क्या है यह तबादला प्रक्रिया, कि ये जो मंत्री जी ने अभी तबादला प्रक्रिया की बात की है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है। क्या इस तबादला प्रक्रिया से जो हमारी पीआरटी की भर्ती है क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखो, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो तबादला प्रक्रिया है इससे हमारी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके ऊपर इफेक्ट 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट कर लो। कैसे पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या पदों की संख्या में और होगा परिवर्तन, कि आपने देखा होगा कि पहले 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी थी, परंतु अभी 1649 पदों पर आज के न्यूज़पेपर में आपने देख भी लिया होगा कि जो अब भर्ती आएगी वो 1649 पदों पर आएगी। क्या इन 1649 पदों में भी अभी परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होगा। इनमें भी चेंज होगा ही होगा। ये जो आपके पद है ना, आपको 1649 देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये कितने पद होंगे, ये भी सारी की सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। साथ साथ में 2 माह और चलेगी प्रक्रिया, कि जो हमारी नई पीआरटी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है क्या उसमें अभी 2 माह लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। तो भाई देखो, मैंने बोला है ना कि इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो भाई मैंने बोला है ना, इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। ये 2 माह की प्रक्रिया क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और इस प्रक्रिया को कम कैसे किया जा सकता है ये प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ साथ में जितने भी वेटिंग वाले बैच हैं या फिर जो जूनियर बैच है डीएलएड का, या फिर वह बच्चे हैं एनएस से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अन्य राज्यों से जाकर डीएलएड किया हुआ है परंतु वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, तो इन सभी का क्या रोल रहने वाला है इस भर्ती के अंदर, किन किन लोगों को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक पेपर की कटिंग से हम शुरुआत करेंगे और उस पेपर की कटिंग में ही ये सारे के सारे आपके जितने भी डाउट हैं, फैक्ट हैं, नियम हैं, कानून हैं, सारी की सारी चीजें मैं आपको वहीं पर ही बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो अखबार की कटिंग है आपने सुबह ही देख ली होगी, जिसके अंदर साफ साफ यही लिखा गया था। पहले पॉइंट से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है लिखा है, अंतर जिला और अंतर मंडलीय तबादला सुविधा का मंत्री ने दिया शिक्षकों को आश्वासन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो अंतर जिला है ये क्या चीज है और अंतर मंडलीय तबादला है ये क्या चीज है। तो देखिए, अंतर जिला और अंतर मंडलीय तबादला वह है, देखिए एक होता है अंतराह, एक होता है अंतराह, अंतराह जिला, और एक होता है अंतर जिला। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतराह जिला तबादला जो होता है वो होता है कि एक ही जिले के अंदर आप कहीं पर भी अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, एक ही जिले के अंदर आप कहीं पर भी ट्रांसफर करा लो, उसको बोलेंगे हम अंतराह जिला ट्रांसफर। ठीक है, और अंतर जिला ट्रांसफर होता है कि आप एक राज्य के अंदर, एक ही राज्य के अंदर किसी अन्य जिले में आप अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य जिले में आप अपना क्या करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूं कि भाई एक जो शिक्षक है जिसकी नियुक्ति मान के चलो उधम सिंह नगर में हो रखी है, और वह यह चाहता है कि मैं हरिद्वार में चला जाऊं, तो ये जा सकता है। अब तो ये होता है हमारा अंतर जिला तबादला प्रक्रिया। ठीक है, तो ये जो अंतर जिला तबादला प्रक्रिया है इसमें क्या होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि चमोली या पिथौरागढ़ या किसी भी अन्य दुर्गम जिले में उनकी नियुक्ति हो रखी होगी और उनको कई साल हो गए होंगे, 4 5 6 7 साल, जितना भी टाइम उनको हो गया होगा। जो भी भाई ट्रांसफर नियम की पॉलिसी होती है कि इतने साल में आपका ट्रांसफर होगा, और जब वो इतने साल उस दुर्गम जिले में काट लेगा तब उसको अंतर जिले का मौका मिलेगा। फिर क्या कर सकता है, वो किसी अन्य जिले के अंदर अपना ट्रांसफर ले सकता है। अगर उधम सिंह नगर में लेना चाहता है तो उधम सिंह नगर में ले सकता है, हरिद्वार में लेना चाहता है तो हरिद्वार में ले सकता है, नैनीताल में लेना चाहता है तो नैनीताल में ले सकता है, मतलब कहीं पर भी वो ले सकता है। ये होगा हमारा अंतर जिला तबादला। तो उम्मीद है ये प्रक्रिया आप अच्छे से समझ गए होंगे। अंतर मंडलीय तबादला क्या, भाई आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के अंदर 2 मंडल है, एक है कुमाऊं और एक है गढ़वाल। तो भाई ये 2 जो मंडल है ना, आप क्या कर सकते हो, अंतर मंडलीय तबादले के अंदर अपने मंडल को चेंज भी कर सकते हो, कि आप कुमाऊं मंडल से गढ़वाल में आ सकते हो, गढ़वाल मंडल से कुमाऊं में जा सकते हो। ये हो गया अंतर मंडलीय तबादला। जबकि पहले क्या होता था, पहले जो हमारे एलटी शिक्षक थे उनका अंतराह मंडलीय तबादला होता था, कि यानी कि वो कुमाऊं में थे तो कुमाऊं में ही उनका ट्रांसफर हो जाता था, और गढ़वाल में थे तो गढ़वाल में ही रह पाता था, मंडल चेंज नहीं हो पाता था। परंतु अब से ऐसी सुविधाएं मिलेंगी उनको। अब उसके लिए क्या होगा भाई, नियमावली में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब देखो, हम इस न्यूज़पेपर की जो पूरी खबर है शॉर्ट में इसको जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो आगे लिखा है कि प्राथमिक और एलटी शिक्षकों के तबादला मानक बदलेंगे, यानी कि इनकी जो ट्रांसफर
मानक थे उनको क्या है बदला जाएगा। तो भाई इसको बदलने के लिए क्या किया जाएगा, जो नियमावली है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो हम पढ़ते हैं आगे, आगे लिखा है कि बेसिक्स और जूनियर शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादलों की सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसका आश्वासन दिया। यमुना कॉलोनी स्थित अपने कैंप ऑफिस में शिक्षा अधिकारियों और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला प्रक्रिया के मानक संशोधित करेगी। इसके तहत बेसिक जूनियर शिक्षकों को अंतर जिला और एलटी कैडर शिक्षा मंडलीय तबादलों की सुविधा दी जाएगी। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। देखो यहाँ से ये क्या लिखा है कि इसका जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में लाया जाएगा। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भी मंत्री जी ने जो है वो अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं नई नियमावली या नई शिक्षक भर्ती जारी करने के लिए। पर मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तब ही जारी होगी जब ये ट्रांसफर जो है वो हो जाएंगे। और इस ट्रांसफर होने के लिए एक कंडीशन यहाँ पर है कि इनकी जो नियमावली है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और उस नियमावली में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले जो उसको नियमावली में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है वो कैबिनेट में लाया जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो कि कब कैबिनेट होगी, कब उसका प्रस्ताव लाया जाएगा, कब वो पास होगा, फिर कब नियमावली में संशोधन होगा। तो जब नियमावली में संशोधन हो जाएगा उसके बाद जिन जिनको अपना ट्रांसफर लेना है, अपना जिला चेंज करना है, तब क्या करेंगे वो उसके लिए आवेदन करेंगे, प्रेफरेंस भरेंगे, जिला भरेंगे अपना कि उनको किस जिले में लेना है। फिर विभाग क्या करेगा, उनके ट्रांसफर की लिस्ट जारी करेगा। फिर उनको टाइमिंग देगा कि 10 से 15 दिन की, कि भी अब आपको अपने जो विद्यालय है वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि ये इतनी प्रोसेस यहाँ पर चलने वाली है। अब इतनी प्रोसेस में आप खुद सोच सकते हो कि कितना टाइम लगने वाला है। जब इतनी प्रोसेस होगी फिर क्या होगा, फिर बहुत सारे जिलों में रिक्तियां कम हो जाएंगी, कहीं ज्यादा हो जाएंगी। तो दोबारा से विभाग क्या करेगा, सभी जिलों से दोबारा से जितनी भी रिक्तियां हुई हैं, यानी कि वहां पर जितने भी रिक्त पद बचे हैं उन सभी का ब्यौरा दोबारा से मांगेगा। जब दोबारा से भी ब्यौरा आता है तब क्या होगा, तब दोबारा से फिर जितने भी पद बचेंगे, यानी कि ये जो है ना 1649 पद, भाई ये तो अभी के अकॉर्डिंग है ना, पर जब लोग ट्रांसफर ले लेंगे तो उस जगह से क्या होगा कि किसी जिले के अंदर पद कम हो जाएंगे, किसी जिले के अंदर ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि भी जो दुर्गम वाले शिक्षक हैं जितने भी हैं वो अधिकांश क्या करेंगे, वो सारा का सारा सुगम वाले जिलों के अंदर अपना ट्रांसफर ले लेंगे। जब सुगम में वो पहुंच जाएंगे तो भाई कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर बहुत कम सीटें खाली हो जाएंगी और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सीटें खाली बचेंगी ही नहीं। तो जिसकी वजह से दोबारा से जिलों का ब्यौरा मांगा जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने दिमाग लगाएंगे कि सर 1649 पद हैं, जितने ट्रांसफर होंगे उतने ही तो खाली होंगे। पर भाई एक चीज तो यहाँ सुनो कि एक जिला ए है और एक जिला बी है। इस ए जिले से बी जिले में जो ट्रांसफर है, या मान लो पहले यहाँ पर 100 रिक्तियां हैं, पर यहाँ से जो ट्रांसफर है ना बी जिले के अंदर 40 लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पर रिक्तियां कितनी हो जाएंगी। और बी जिले से ए में किसी ने भी ट्रांसफर लिया नहीं, तो यहाँ रिक्तियां कितनी हो जाएंगी, 100 पहले से ही थी, 40 और हो गई, यानी कि 140 रिक्तियां हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिक्तियां मान के चलो यहाँ पर भी 100 थी, पर यहाँ पर 40 ए जिले से आ गए हैं ना बी जिले में, और बी जिले से कोई गया नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 100 में से जो 40 रिक्तियां वो कम हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर 60 बचेंगे। इस तरह से यहाँ पर रिक्तियों के जिले में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जो टोटल संख्या है वो तो चलो हम मान सकते हैं कि यही रहने वाली है, परंतु जो जिले में रिक्तियों की संख्या है उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ 100 थी, 40 यहाँ से और चले गए तो यहाँ रिक्तियां 140 हो गई। जैसे यहाँ भी 100 रिक्तियां थी, 40 यहाँ पर और आ गए, तो यहाँ से जो रिक्तियां बचेंगी यहाँ 60 ही बचेंगी। इस तरह से जो रिक्तियों का ब्यौरा है ये दोबारा से आयोग को भेजा जाएगा। यानी कि जब ये रिक्तियों का ब्यौरा विभाग के पास दोबारा से पहुंचेगा तो फिर विभाग इनका अधियाचन बना के भेजेगा, फिर इनका अधियाचन पास होगा। जितनी भी जो प्रक्रिया होती है ना विभाग की, विभागीय प्रक्रिया चलेगी। विभागीय प्रक्रिया चलने के बाद फिर जाके फाइनली डीओ को ऑर्डर दिया जाएगा कि भी आपके जिले में इतनी रिक्तियां हैं, अब आप इन पर विज्ञापन जारी करो। फिर डीओ क्या करेंगे, उसका विज्ञापन तैयार करेंगे, तब जाके फाइनल में जाकर ये जो हमारी विज्ञप्ति है प्रकाशित होगी। अब आप खुद सोच सकते हो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है इसमें कितना टाइम लग सकता है। क्या ये काम 1 2 4 दिन का तो है नहीं भाई, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तभी मैंने बोला ना कि 2 माह और लगेंगे भाई, 2 माह की प्रोसेस है लगभग ये। तो जब इसके अंदर 2 माह लग जाएंगे ना, अब आप खुद ही सोच सकते हो क्या वेटिंग वाले जो बच्चे हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। भाई वेटिंग वाले बच्चे तो आने ही थे, यानी कि अगर ये भर्ती आज भी आ जाती ना तब भी वेटिंग वाले आ जाते, बस जूनियर बैच का मुश्किल हो जाता। परंतु अब क्या होगा, जब ये भर्ती 2 माह लटकेगी तो जो जूनियर बैच है ना, जूनियर बैच जो है वो भी इसके अंदर आराम से आ जाएगा, उसको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो डाइट डीएलएड वालों की संख्या हो जाएगी वो लगभग 1000 के आसपास हो जाएगी। 1000 के आसपास तो डीएलएड डाइट वाले ही बच्चे हो जाएंगे। और भाई ये 1649 पद हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे ये फ्रेश पद ही होंगे, इसके अंदर बैकलॉग भी होगा, कुछ पीएच के पद भी होंगे। तो इस तरह से ये जो पद हैं इनमें अगर मैं फ्रेश पदों की संख्या आपको बताऊंगा तो लगभग 1300 के आसपास ही रहेगी।
तो भी 1300 के आसपास तो इसमें फ्रेश पद रहेंगे, जिसमें से जो 1000 बच्चा है वो डाइट डीएलएड का ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बच्चा है कि जो इसके अलावा 300 बच्चा आएगा वो सिर्फ वही बच्चा आ पाएगा जिसका जो गुणांक है वो हाई रहने वाला है। यानी कि इतना मैं कह सकता हूँ कि 78 प्लस जिस बच्चे का गुणांक रहेगा, इस हिसाब से अगर भर्ती हमारी 2 माह लेट हो जाती है और जो और जो जूनियर वाला बच्चा है वो भी अगर इस भर्ती के अंदर आ जाता है तो गुणांक तो जो नंबर होगा वो लगभग 78 प्लस वाले का आ सकता है। वो भी कब? जब काउंसलिंग एक अच्छे तरीके से हो सकती है। काउंसलिंग का भी तरीका ऐसा हो जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी बीआरपी सीआरपी की एक काउंसलिंग हुई थी, तो इन्होंने क्या किया था बीआरपी सीआरपी के अंदर कि 1 से लेकर जो लगभग 200 या 250 तक के जो रैंक वाले बच्चे थे उनको एक दिन बुला लिया था। तो एक दिन में इन्होंने अपनी काउंसलिंग करा ली थी। और इसी तरह से फिर 201 से लेकर 401 या 501 इस तरह से बच्चों को दूसरे दिन बुला लिया था। इस तरह से बीआरपी सीआरपी की जो प्रोसेस है वो हुई थी। अगर हमारी भर्ती के अंदर भी उसी तरह से कुछ काउंसलिंग होती है, जैसे मैंने माना एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको देता हूं कि भाई ये लोग क्या करें, पहले दिन उन बच्चों की काउंसलिंग कराएं जिनका जो गुणांक है 80 प्लस है। तो भी जिन बच्चों का भी गुणांक है 80 प्लस है, जब वो बच्चे जाएंगे वहां पर तो उनको उनकी पसंद का जिला भी मिल जाएगा, बचेगा। इससे होगा क्या, विभाग का भी टाइम बचेगा और बच्चों को भी अपनी पसंद का जिला मिल जाएगा। जहां पर भी आप उस पसंद के जिले के अंदर जो भी उनको स्कूल देना है, चाहे दुर्गम दें या सुगम दें, वो उनकी प्रोसेस है। तो देखो अगर ऐसी प्रोसेस हमारी होती है कि 80 प्लस वाले बच्चों को एक दिन बुला लिया, उनकी पसंद का उन्हें मिल जाएगा जो भी उनकी डिमांड होगी। दूसरे दिन क्या करेंगे, 75 प्लस जिन बच्चों का भी गुणांक है दूसरे दिन उसको बुला लें। जब भाई दूसरे दिन उसको बुलाएंगे उनसे भी पूछ लें कि आपको कौन सा जिला चाहिए, फिर उनकी पसंद के हिसाब से उनको जिला दे दें। और उनकी पसंद ही क्या है यहाँ पर, उनके नंबर के हिसाब से, उनके जितने भी नंबर हैं, उनका जितना भी गुणांक बनेगा उस गुणांक के हिसाब से उनका जो भी नंबर आएगा जिस भी जिले में आएगा उसके हिसाब से उसको दे दें। फिर तीसरे दिन क्या करें, 70 प्लस बुला लें। या फिर अब इस गुणांक में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं बच्चों की संख्या के हिसाब से। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। पहले दिन ऐसा भी कर सकते हैं जिनका 75 प्लस है वो सारे आ जाओ, दूसरे दिन 2 ही दिन में कंप्लीट कराने की सोचें। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक ही दिन के अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट करवा लें और वहां पर एक टाइम फिक्स कर दें कि भाई 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऐसे बच्चे आएंगे जिनका 80 प्लस गुणांक है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ऐसे बच्चे आएंगे जिनका 70 प्लस गुणांक है, और 2 बजे के बाद जितने भी बच्चे हैं जिनका जो भी गुणांक है, यानी कि मान लो 60 प्लस गुणांक है जिनका, वो आ जाओ। और 4 बजे तक आ जाओगे और 4 बजे के बाद जितने ऐसे जो बच्चे बचे हैं 50 तक, वो आ जाओ सारे के सारे। तो भाई जितनी भी इनकी सीटें भरनी होंगी उसके हिसाब से इनको ले लेंगे। तो ये एक दिन में भी ये सारी की सारी प्रोसेस हो सकती है और इससे बेस्ट तरीका भाई साहब मुझको नहीं लगता कि कोई भी और हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आपको भी ये मेरा तरीका पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी और देखो भाई, अभी कुछ बच्चों के हमारे पास ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर ये जो 2100 पदों पर भर्ती आनी थी, आखिर इसमें 451 पद क्यों रोके जा रहे हैं। तो देखिए जो 2100 टोटल पद थे, इसमें हो सकता है कि जो मंत्री जी ने बोला था कि भाई 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, परंतु इसमें हुआ यही है कि ये जो डाटा मिला था विभाग को 2100 प्लस पदों का, इसमें सारे के सारे पद थे, यानी कि इसमें 451 जो पद थे उनकी रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया था। इनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है ये इनके अनुसार है कि उसको भी शामिल कर दिया गया था। परंतु आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा कि जो 451 वाली भर्ती है वो अभी कोर्ट के अंदर लंबित है, यानी कि कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि अभी इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसलिए इन्होंने कहा है कि 2100 में से हम ये जो 451 पद है इसको माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो 1649 हमारे पद बच रहे हैं इन पर हम क्या है, नई भर्ती जारी करेंगे। पर ये जारी कब करेंगे, उससे पहले हमारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन कौन सी है, उससे पहले हमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के बाद फिर रिक्तियां लेनी है, फिर अध्याचन बनाना है, फिर उसको पास उस करने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद, यानी कि जो भी प्रोसेस होती है कागजी कार्यवाही जो भी होगी उसको करने के बाद हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करेंगे। अब उससे क्या होगा, अभी देखो अब इसमें कितना टाइम लगेगा, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता ही दी हैं। बाकी मैं आपको देखो थोड़ा सा इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बता देता हूँ स्पीड में पढ़कर कि क्या हुआ इसमें। आगे लिखा है कि यमुना कनौली स्थित अपने कैंप ऑफिस में शिक्षा अधिकारियों और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला प्रक्रिया के मानक में संशोधन करेगी, यानी कि इसमें क्या भी संशोधन किया जाएगा। इसके तहत बेसिक जूनियर शिक्षकों को अंतर जिला और एलटी कैडर शिक्षा मंडलीय तबादलों की सुविधा दी जाएगी। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, यानी कि इसका जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में लाया जाएगा। बैठक में अपर सचिव एम सेम्बाल, डीजी दीप्ति सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती, बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद थापा और महावीर जगबीर खरोला मौजूद रहे थे। आगे हम देखेंगे सरकारी और अशासकीय स्कूलों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें समय पर न मिलने की गंभीरता को लेते हुए शिक्षा मंत्री रावत ने, अरे क्या कुछ नहीं है, आगे जो हम देखेंगे वो हमारी मेन चीज़ है, हम उसी को देखेंगे। यहाँ से देखो ये हमारे काम की है कि शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में शिक्षकों के 2100 पद रिक्त हैं, इनमें 451 पदों को भरने पर हाईकोर्ट के स्तर से रोक लगी हुई है। यानी कि अभी 2100 में से जो 451 पद है ना, इसमें अभी हाईकोर्ट की वजह से रोक लगी हुई है, जिसकी वजह से इसको अभी रोक ही दिया गया है।
ठीक है। बाकी 1649 पदों पर भर्ती की औपचारिकताओं को लगभग पूर्ण करने को हैं, यानी कि जो इनकी औपचारिकताएं यानी कि जो आगे की भर्ती की औपचारिकताएं होती हैं, यानी कि जो प्रोसेस होती है, कागजी कार्यवाही है, वो जल्द पूरा करने को है। अभी पूरी हुई नहीं है, पूरा करने को है, और पूरा करने में मैंने बोल दिया ना लगभग 2 माह का टाइम आपको लगने वाला है। आगे लिखा है कि सुगम जनपदों के रिक्त पदों के सापेक्ष लंबे समय से दुर्गम में सेवारत शिक्षकों का समायोजन करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि जो दुर्गम में सेवारत है ना शिक्षक, उनका सुगम में समायोजन करना है, उसकी प्रक्रिया के निर्देश दे दिए गए हैं। भाई इसके निर्देश दिए गए हैं, यानी कि अभी कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, कोई कागजी कार्यवाही स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ निर्देश दिए हैं। दीपावली के बाद इस पर कार्य किया जाएगा ताकि नई प्रक्रिया के तहत चयनित प्राथमिक शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्रों में ही प्रथम तैनाती दी जा सके। यानी कि यहाँ देखो, जब आप नई भर्ती से चयनित होकर जाएंगे तो आपको जो तैनाती है दुर्गम क्षेत्रों में मिलेगी, परंतु अभी दुर्गम क्षेत्र जो हैं वो भरे हुए हैं, यानी कि पहले उन दुर्गम क्षेत्रों को खाली करना पड़ेगा। और ये खाली कैसे होंगे? ये ट्रांसफर करने से होंगे, यानी कि ये समायोजन करने से होंगे। इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहले ट्रांसफ़र प्रोसेस होगी, और ट्रांसफ़र प्रोसेस मैंने आपको पीछे बता ही दी है ना वीडियो में कि उसको करने में लगभग सारा का सारा 2 माह लग जाएगा। तो इसका मतलब सीधा यही सामने आ जा रहा है कि आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2 माह के बाद आपको देखने को मिलेगी, उससे पहले तो कोई चांस है ही नहीं। ठीक हो गया। दूसरा देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको जो अपनी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, अगर उसको जल्दी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नॉर्मली जो मैंने आपको टाइम बताया वो लगभग 2 माह का बताया है कि ये सारी की सारी जो प्रोसेस है आपको लगभग 2 माह में कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। परंतु आपको चाहिए ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्दी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा। कि अगर आप सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, दबाव क्रिएट कर सकते हैं, तब जाकर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जल्दी दिखाई दे सकती है। आप सरकार से यही कह सकते हैं कि सर आप क्या कीजिए, हमारा जो विज्ञापन है उसको तुरंत ही जारी करवा दीजिए, कि विज्ञापन हमारा जारी हो जाएगा, और उसके बाद ये जो ट्रांसफर की प्रोसेस है आप इसको हमारे विज्ञापन जारी करवाने के बीच में करवाते रहिएगा। फिर मान के चलो अगर हमारा विज्ञापन जारी भी होता है तो उसको फॉर्म भरने के लिए लगभग 25 दिन का समय दिया जाता है, तो 25 दिन आपका ये दिया जाएगा। फिर लगभग 10 दिन के बाद क्या होता है, हमारी प्रत्यावेदन लिस्ट मांगी जाती है, और उसके बाद लगभग 7 डे का जो समय होता है वो प्रत्यावेदन के लिए दिया जाता है। और 7 डे के बाद ही फिर लगभग 10 से 15 दिन के बाद, यानी कि मैं 10 ही दिन मान सकता हूँ कि 10 से 15 दिन के बाद हमारी जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना। अब मैं अगर इन्हीं दिनों को काउंट करता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 25 दिन ये हो गए, 10 दिन ये हो गए 35, और 10 दिन ये हो गए 45, और 7 दिन ये हो गए 52। 52 दिन हमारे ये हो जाते हैं, यानी कि लगभग मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे 2 माह ही हो जाएंगे। यानी कि हमारा विज्ञापन निकालने से लेकर हमारी फर्स्ट काउंसलिंग तक जो हमारा समय लगेगा उसमें 2 माह का ही लगेगा। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम सरकार के सामने कोई रैली या फिर कोई धरना प्रदर्शन करके ये कह सकते हैं कि भाई आप हमारा विज्ञापन जल्द से जल्द निकाल दीजिए। हमारा विज्ञापन निकाल जाएगा, और उसी बीच में आप क्या है, आपकी जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस है उस बीच में कर लीजिए, क्योंकि आप 2 माह के अंदर सारा ट्रांसफ़र भी कर लेंगे, सारा ब्यौरा भी मांग लेंगे कि किस जिले में कितने पद खाली हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, और 2 माह में हमारी लगभग पहली काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे ही अब वहाँ पर आपके जो टीचर हैं दुर्गम जिले से जैसे ही नए जिले में ट्रांसफ़र लेंगे, तुरंत आप क्या है उन जिलों को एक शिक्षक दे देंगे। यानी कि वो जो स्कूल हैं, वो जो विद्यालय हैं, वो शिक्षक विहीन होने से भी बच जाएंगे। नहीं तो अगर भाई पहले से ही वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और नए टीचर नहीं पहुँचते हैं, उसके बाद विज्ञप्ति जारी की जाएगी, तो बहुत दिनों तक उन विद्यालयों को शिक्षक विहीन रहना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों प्रोसेस हमारी साथ साथ चलती हैं तब क्या हो सकता है, हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी जल्दी आ सकती है, और विद्यालयों को भी शिक्षक ना होने का सामना करना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर भी बच्चों के ऊपर कोई भी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़ेगा। यानी कि ये प्रोसेस मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी आपको कैसी लगी है, आपने क्या करना है कमेंट बॉक्स में इसको जरूर से जरूर बताना है। ठीक हो गया। बाकी जितनी भी बातें थी सारी की सारी मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। फिर भी हाँ, अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आप कोई भी हमें राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें जो मर्जी लिख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको सही में ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अब हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।